तो नमस्कार एवरीवन, केमिस्ट्री मेंटर संदीप जंगीर एग्रो साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लासेस अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की पढ़ी थी। आज अपन फिर से डिस्कशन करने जा रहे हैं सेकंड क्लास में एमसीक्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही, लेकिन उसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अपन डिस्कशन करते हैं और कुछ नए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डी ब्रोगली समीकरण गतिमान इलेक्ट्रॉन से संलग्न तरंगदैर्ध्य का संबंध इससे वर्णित करती है। यानी कि किससे, कौन से ऑप्शन से ये रिलेटेड है डी ब्रोगली समीकरण। तो सबसे पहला है अपना द्रव्यमान, फिर है ऊर्जा, फिर संवेग, फिर आवेश। तो सिंपल से आप इसका डी ब्रोगली इक्वेशन अगर अपन जानते हैं तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, संवेग के, यानी कि मोमेंटम, ठीक है। और लेमडा इक्वल अपन लिख सकते हैं एच अपॉन पी, या फिर लेमडा इक्वल अपन लिख सकते हैं पी को अपन क्या बोल सकते हैं, एम और वी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो एम और वी का मल्टीप्लीकेशन जो है वो अपन देख सकते हैं कि एम का मतलब क्या होता है, मास, और वी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि डी ब्रोगली समीकरण है वो इलेक्ट्रॉन, गतिमान इलेक्ट्रॉन से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित होगा बेटा, पहले संवेग से संबंधित होगा, ठीक है ना। संवेग अगर नहीं दे रखा होता तो अपन मास भी बोल सकते थे, लेकिन अभी संवेग अगर दे रखा है तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन आपकी इक्वेशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो निम्नलिखित में से H अपॉन एमवी किसका गणितीय व्यंजक है, अभी बताया। तो H अपॉन एमवी है वो किसके लिए बेटा, डी ब्रोगली समीकरण के लिए, ठीक है ना। डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है, लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा, H अपॉन पी हो जाएगा। इसको अपन लेमडा इक्वल क्या लिख सकते हैं, H अपॉन एमवी भी लिख सकते हैं, या फिर रेस के लिए अगर अपन बात करें तो H अपॉन एम सी, जहां सी का मतलब क्या होता है बेटा, प्रकाश का वेग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डी ब्रोगली समीकरण लागू होता है, किस पे लागू होता है, तो केवल इलेक्ट्रॉन पर, केवल न्यूट्रॉन पर, केवल प्रोटॉन पर, गति में सभी पदार्थों में। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखना, गतिशील कोई सा भी पदार्थ हो, चाहे वो सूक्ष्म कण हो या स्थूल कण हो, यानी कि छोटा कण हो या बड़ा कण हो, सब पे लागू होता है, लेकिन वो होना क्या चाहिए बेटा, गतिशील होना चाहिए, तभी अपना आंसर वो डी ब्रोगली एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है। तो गति में सभी पदार्थों पर डिपेंड करता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें बेटा, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन डी ब्रोगली संबंध को दर्शाता है, तो याद हो गया होगा, लेमडा इक्वल क्या होता है, एच अपॉन एमवी होता है, ठीक है। तो ये नो डाउट सबको आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में है डी ब्रोगली समीकरण है तो लेमडा इक्वल एच अपॉन एमवी, ओके। उसके बाद न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य संबंधित है। अब याद रखना, न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य याद रखना, लेमडा इक्वल क्या बताया अपन ने, एच अपॉन पी होता है। लेमडा इक्वल क्या बताया, एच अपॉन एम वी होता है। तो अपन इस इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि लेमडा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एम की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी। या अपन उसका उल्टा बोल सकते हैं क्या, कि एम जो है वो कम होगा तो लेमडा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, न्यूनतम डी ब्रोगली, तो अपन कह सकते हैं कि लेमडा अगर न्यूनतम हो तो अपन को क्या देखना है, एम की वैल्यू क्या देखनी है, ज्यादा देखनी है। तो ये फॉर्मूला आपको हिंट याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, कि डी ब्रोगली जो है वो ये कहता है कि जिसकी एम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी लेमडा उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन बात करें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एम की वैल्यू अगर अपन बात करें तो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होता है, माइनस 30, इसका मतलब बहुत कम हो गया ये। प्रोटॉन की बात करें तो ये 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है, ये भी केजी में होगा। उसके बाद में CO2 की अगर अपन बात करें तो CO2 में कार्बन का कितना होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो कितना हो गया, लगभग 44 हो जाएगा, ठीक है। SO2 की बात करें तो S का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 लगभग 64 हो जाएगा। तो अब आपको इसमें यह देखना है कि M की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए, M की वैल्यू, M की वैल्यू जिसकी ज्यादा हो जाएगी लेमडा उसकी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन देख सकते हैं
ये तो बहुत कम है, ये भी बहुत कम है, लेकिन CO2 और SO2 की बात करें तो SO2 में कितना आ रहा है 64 और CO2 में कितना आ रहा है बेटा 44। तो जिसका m का वैल्यू जितना ज्यादा है लेमडा उतनी कम है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा SO2। क्यों? क्योंकि इसका क्या है अपने पास है 64 है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले कि डी ब्रोगली जो लेमडा है वो और m से रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में आता है बेटा अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो किसने किया बेटा हाइजेनबर्ग ने। किसने किया? हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, तो आपको पता है कि अनिश्चितता सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी गतिशील जो भी कण है, इलेक्ट्रॉन है या सूक्ष्म कण जो भी है, उस सूक्ष्म कण की एक ही स्थिति पर उसका संवेग और उसकी स्थिति को एक साथ यथार्थ रूप से क्या नहीं कर सकते, अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। यथार्थ मान कैलकुलेट मतलब सही से शुद्ध मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक ही समय पर संवेग और स्थिति में अपन रिलेशन नहीं बता सकते, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा अनिश्चितता होगी। और अनिश्चितता को बताने के लिए उसने कहा कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो इक्वल होगा या उससे मोर देन होगा, किससे? h/4 से। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग ने अपने नियम में बताया कि डेल एक्स डॉट डेल पी यानी कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल मोर देन h/4 के इक्वल या मोर देन होगा। और उसी को अपन को इस ऑप्शन में देख, तो डेल एक्स डेल पी और h/4 ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। उसके बाद आता है सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं वेग साथ साथ निर्धारित नहीं किए जा सकते, यह कथन है। तो अभी आपको बताया कि हाइजेनबर्ग यही कहता है कि कोई भी सूक्ष्म कण है जैसे इलेक्ट्रॉन, उसकी स्थिति और वेग के साथ अपन ये भी बोल सकते हैं कि संवेग को एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये किसने बताया? हाइजेनबर्ग ने बताया, इसलिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में आता है निम्न में से कौन सा सही संबंध है? नहीं है, सही संबंध नहीं है। तो आप ने पढ़ा कि डेल एक्स डॉट डेल वी डेल पी और ये इक्वल h/ क्या होता है बेटा 4 इसी को अपन और किस किस तरीके से शो कर सकते हैं? तो अपन ये लिख सकते हैं बेटा डेल एक्स डॉट डेल वी और क्या लिख सकते हैं h/4 m डेल वी और h/4 उसके बाद में और क्या लिख सकते हैं बेटा डेल एक्स डॉट डेल वी और ये हो जाएगा h/4 m, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शन देख लेते हैं कि डेल एक्स डॉट डेल पी h/4 संबंध नहीं है, सही संबंध नहीं है। ये तो है सही संबंध। फिर डेल ई डेल टी h/ ये नहीं है, h/ क्या होता है mv हो सकता है, या फिर डेल एक्स डेल वी h/4 m भी हो सकता है। तो ये सही है, ये सही है। ये किसने बताया था h/mv? डी ब्रोगली ने बताया। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डेल ई डॉट डेल टी, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सी क्वांटम संख्या श्रोडिंगर समीकरण से संबंधित नहीं है? श्रोडिंगर इक्वेशन है वो केवल 3 ही क्वांटम नंबर को प्रदर्शित करता है। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा द्विगंशी और फिर तीसरा चुंबकीय। यानी कि श्रोडिंगर समीकरण से केवल और केवल 3 क्वांटम संख्याओं का ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। किसका नहीं हो सकता? चक्रण का नहीं हो सकता। यानी कि ये चक्रण इनका तो ये क्या करता है व्याख्या करता है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन की संवेग में अनिश्चितता दे रखी है और स्थिति में अनिश्चितता पूछी आपसे। तो आपको पता है कि डेल एक्स डॉट डेल पी और ये मोर देन h/ क्या होता है बेटा 4 अब अगर अपन बात करें कि संवेग में अनिश्चितता दे रखी है, स्थिति में पूछी है, तो अपन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/4 और डेल पी। अब h की वैल्यू आपको पता है कितनी है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड
4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू डेल पी की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर -5, ठीक है ना। तो अब अगर इसको डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे, तो अपना आंसर लगभग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा 5.27 इंटू 10 टू द पावर -13 मीटर, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करें। उसके बाद में नेक्स्ट, अनिश्चितता सिद्धांत एवं द्रव्य के तरंग स्वभाव की अवधारणा क्रमशः तथा ने प्रस्तावित की। तो अनिश्चितता सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया, अभी बताया हाइजेनबर्ग ने, इसमें भी है हाइजेनबर्ग, इसमें भी है, डी ब्रोगली ने नहीं बताया, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब अगर अपन बात करें कि द्रव्य के तरंग स्वभाव की, यानी कि दोहरी प्रकृति की बात करें, दोहरी प्रकृति, तो वो किसने बताया था, ड्यूल नेचर किसने बताया था, डी ब्रोगली ने। तो ये डी ब्रोगली दे रखा है, यहां प्लांक दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बोर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग है। तो आपको मैंने पहले बताया था एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के, ये रेडियस के बारे में, और आज अपन इसमें nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बोर का आपको लर्न करना है, इसको फॉर्मूला है ये, ठीक है। उसके बाद में लिथियम +2 आयन की तीसरी कक्षा की त्रिज्या हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या से कितनी गुनी है। तो सिंपल से बेटा, लिथियम +2 और आपको पूछा है हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या से कितनी गुनी है। आपको पता है कि लिथियम के लिए अगर अपन बात करें तो 0.529 इंटू n1 n3, तो आप इसको ऐसे सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये R जो है वो n लिथियम का स्क्वायर अपॉन n हाइड्रोजन का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, Z तो दोनों में। अब इसने हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा से, ये लिथियम की कक्षा से, तो अब इसको अगर पूरा कंप्लीट अगर करना चाहो तो आप इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो। पहले क्या लिखना है, जैसे अगर अपन बात करें लिथियम के लिए R कैलकुलेट करें अपन, तो क्या होता है 0.529 इंटू Z कितनी है अपने n स्क्वायर कितना है 3, और इसका कितना हो जाएगा बेटा 3 कक्षा, और इसमें Z की वैल्यू कितनी है 3 हो जाएगी। अगर R हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो 0.529 इंटू इसके लिए कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये सेम है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 3 बचा, इसमें 1। तो अपन कह सकते हैं कि ये R लिथियम +2 अपॉन R H इक्वल हो जाएगा 3/1। तो इसने पूछा है कि हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या से कितनी गुनी है। तो हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो ये कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, 3 टाइम। तो इस तरीके से जिसका भी दे रखा है पहले आप उसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करो, फिर जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल करके जो लास्ट में बचता है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है बोर मॉडल की सबसे बड़ी कमी है, तो सबसे बड़ी कमी यही है, आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था कि बोर मॉडल केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही लागू होता है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझा नहीं पाता, समझाता है ये तो ये नहीं हो सकता। यह बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु का स्पेक्ट्रम साझा नहीं कर पाता, यह नाभिक की खोज नहीं करता, यह क्वांटम संख्या नहीं देता। तो अपना सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये बहु इलेक्ट्रॉन वाले अणु स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाता, केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 100 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रही 1 kg की गेंद की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। तो आपको पता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल, ठीक है ना, h अपॉन क्या होता है m v होता है। अब इसने m की वैल्यू दे रखी है 1 kg, तो लैम्डा इक्वल 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन m की वैल्यू दे रखी है इसने 1 kg इंटू 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसको
अपन करेंगे तो अपना आंसर लगभग कितना आ जाएगा इसमें 6.6 और 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें 32, यानी कि 100 इसको डिवाइड माइनस करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा 32 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें डी ब्रोगली के अनुसार बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की तरंग के लिए शर्त है। तो आपको पता है कि कोई भी ये जैसे नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये कोष है, कोष में इलेक्ट्रॉन तभी गति करेगा जब उसके कोणीय संवेग का जो मान है वो किसके इक्वल होता है NH/2π के। ये पढ़ रखा होगा आपने। और ये कैसे कैलकुलेट हुआ था कि इसकी जो परिधि होती है, इसकी जो परिधि होती है 2πr, वो लेमडा के क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना, 2πr लेमडा के क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2πr इक्वल क्या होता है n लेमडा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है, उसके वेग में अनिश्चितता लगभग होगी। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि अनिश्चितता स्थिति में दे रखी है, वेग में आपसे पूछी है, तो डेल एक्स डॉट डेल वी इक्वल क्या होता है h अपॉन बेटा 4πm होता है। तो डेल एक्स आपको दे रखे है, वेग पूछा है, तो डेल वी इक्वल क्या हो जाएगा h अपॉन डेल एक्स 4πm हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻⁻34 अपॉन डेल एक्स कितना दे रखा है 0.1 इंटू 4 इंटू 3.14 और m इलेक्ट्रॉन की पूछी है तो 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और आप इसमें आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व किसके लिए सबसे अधिक है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हो या डी ब्रोगली सिद्धांत हो, तो ये गतिशील कार, गतिशील गेंद, कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन या घूमता हुआ पंखा। तो याद रखना जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसकी तरंगदैर्ध्य उतनी ही क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो बड़े कणों के लिए भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए उस पे अपन उसको वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए अपन कहते हैं कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ज्यादातर किसके लिए लागू होता है सूक्ष्म कणों के लिए, तो कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैंने बताए, इसी कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं उसको अच्छे से एक बार वापस रिपीट करना, जो भी फॉर्मूला आपको यूज करना है उसको अच्छे से लर्न करना है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में आगे क्वांटम संख्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।